Hello guys, in this video I will summarize the book The Psychology of Money. Chapter 1 Once Crazy। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें मालूम हुआ था कि जो मोस्टली अमेरिकन्स होते हैं वो मूवीज़, वीडियो गेम्स, म्यूज़िक, स्पोर्टिंग इवेंट, बुक्स, इन सब में वो जितने अपने पैसे लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने पैसे लॉटरी टिकट के पीछे गवा देते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं आपको ये जान के हैरानी होगी। ये लोग वो होते हैं जिनके पास इमरजेंसी के टाइम पे $400 भी खुद के पास नहीं होते हैं। वो साल में $412 सिर्फ लॉटरी टिकट के पीछे अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं, जिसमें उनका चांस है 1 in the million। 0.1% भी उनका चांस नहीं है इसमें कि उनका इस टाइम लक काम कर जाएगा और वो जीत जाएंगे। हम अपनी मनी के साथ कई सारे क्रेज़ी थिंग्स करते हैं कि हो सकता है हमें फ्यूचर में अगर हम उसके बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे थे तो हमें बहुत रिग्रेट हम फील करेंगे, बट उस टाइम पे शायद वो हमारे लिए सही लग रहा होगा। वो अमेरिकन्स भी जो अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न तो होगा ही कि आपको बता देंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपको भी लगेगा कि शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही होगा, बट ये सही नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी अपनी मनी के साथ गलत नहीं करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं अपने मनी के साथ। नेक्स्ट चैप्टर 2 है लक एंड रिस्क। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। राइटर कहते हैं लक और रिस्क दोनों सिबलिंग्स हैं। जहाँ लक रहता है वहाँ रिस्क भी रहता है। जो लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कि जो 100% जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ उनका एफर्ट और उनके डिसीजन की वजह से आया है, उसमें लक का कोई रोल नहीं है। नहीं, उसमें लक का भी बहुत रोल है। उनके साथ हो सकता है उस टाइम पे उनका लक था तभी वो आज इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। कुछ परसेंट तो लक का होता ही है हाथ उसमें। हम हमेशा ऐसे लोग की बातों को सुनते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए रहते हैं, ताकि उनके मेथड्स को हम भी फॉलो करें और हम भी सक्सेसफुल हो जाएं। और ऐसे लोगों की बातों को भी सुनते हैं जो फेल हो जाते हैं, ताकि उनकी बातों को सुने और वो गलती हम ना करें। हो सकता है उनका लक उस टाइम पे उनके साथ नहीं था इसलिए वो फेल हो गए, और सक्सेसफुल के साथ उनका लक था तो वो सक्सेसफुल हो गए। दोनों ही सेम कॉइन को टॉस करते हैं, तो कभी किसी का टेल आ जाता है तो किसी का हेड आ जाता है। तो हमें किसी को सिर्फ ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लक और रिस्क का भी रोल होता है किसी के भी लाइफ में। नेक्स्ट चैप्टर 3 है नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। राइटर कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मनी के पीछे भागते रहते हैं और फिर वो ऐसी चीज़ों को रिस्क पे लगा देते हैं जो अगर वो खो देते हैं तो उन्हें बहुत रिग्रेट फील होता है और बहुत पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, काश हम ये ना किए होते हैं। तो राइटर कहना है कि हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी होनी चाहिए। हमको अपना एक गोल बनाना चाहिए और अगर हम उस गोल को अचीव कर लिए हैं तो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम बस सोशल कंपैरिजन के लिए हम भागते जा रहे हैं, हमको अपनी सोसाइटी में सबसे अमीर होना है, हमको अपने सिटी में सबसे अमीर होना है। बस अगर हमने अचीव कर लिया है वो और अगर हम सेटिस्फाइड हैं, हम उससे खुश हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए और हमें अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना रहनी चाहिए। और राइटर कहते हैं कभी ऐसी चीज़ों को रिस्क में लगाना चाहिए जो जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे लव्ड वंस, रेपुटेशन, फ्रीडम। इन चीज़ों को अगर हम एक बार रिस्क में लगा देते हैं और ये बार खो देते हैं ना, तो फिर ये दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 4 कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। हम वॉरेन बफेट को देखते हैं कितने अच्छे इन्वेस्टर हैं और 2000 से ज़्यादा बुक सिर्फ इसलिए बनी है कि वॉरेन बफेट ने इतना वेल्थ कैसे जनरेट किया है, और सारे ही वंडरफुल हैं। कुछ भी में ये सिंपल फैक्ट बताई गई हैं कि बफेट का फॉर्च्यून सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो एक गुड इन्वेस्टर थे, बल्कि वो गुड इन्वेस्टर थे जब वो एक बच्चे थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और अब उनका पैसा कंपाउंड होते होते बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होके हमें लगता है कि वो इतना पैसा कैसे आया। हम वो देख रहे हैं कि पैसे को देख रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितने टाइम से कंपाउंड हो रहा है। जब हम कोई भी चीज़ इतने टाइम से कंपाउंड करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी ही। उनकी आधी से ज़्यादा वेल्थ 65 बर्थडे के बाद उन्होंने पाई है। हिज स्किल इज़ इन्वेस्टिंग बट हिज सेक्रेट इज़ टाइम। जब उनका पैसा इतने टाइम से कंपाउंड होता गया तब वो जाके इतना बड़ा अमाउंट हो गया। अब चैप्टर 5 है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। गुड इन्वेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। राइटर कहते हैं कि वेल्दी होना एक डिफरेंट थिंग है और वेल्दी रहना वो डिफरेंट थिंग है। बहुत लोग पैसे कमा तो लेते हैं बट हमेशा के लिए वो हमेशा वेल्दी ही रहें ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज़ वो अपने प्लान पे टिके नहीं रहते हैं। वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं
और जब वो तुरंत बढ़ जाता है तुरंत उसे निकाल लेते हैं। अगर हम कंपाउंडिंग को उनका काम नहीं करने देंगे तो अपने वंडर्स कैसे दिखाएगा। हमें अपनी डिज़ायर्स के पीछे हम इतना पागल हो जाते हैं कि हम उस सारे पैसों को सिर्फ अपने डिज़ायर्स के लिए स्पेंड कर देते हैं और कंपाउंडिंग को अपना वर्क करने नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि कंपाउंडिंग अपना वंडर्स तो दिखा ही नहीं पाता और हमारा पैसा फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फिर हम वही स्टेज पे आ जाते हैं जो हम पहले थे। एंड राइटर कहते हैं कि हमें एक रूम फॉर एरर या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें बना के रखनी चाहिए, ताकि कोई अगर इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास इतने अमाउंट होने चाहिए कि हम उस इमरजेंसी को हैंडल कर सकें और ज़रूरत के वक्त हमें वो पैसे हमारे मिल जाएं। नेक्स्ट चैप्टर 6, यू विन। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई कंपनी जो ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बट उनके एक या दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, लोग जिसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाकी के उतने प्रोडक्ट जो बनाती हैं उसको उतना लोग पसंद नहीं करते हैं। सो उनके रेट ऑफ रिटर्न जो दो प्रोडक्ट से आएंगे वो उतने जो बाकी सारे प्रोडक्ट बनाती हैं उसके अलावा उससे भी उतने नहीं आते होंगे। तो अगर वो सारे प्रोडक्ट लॉस में चले गए और ये दोनों अगर हिट भी हो गए तो फिर रेट ऑफ रिटर्न उनका अच्छा ही रहेगा, फिर भी वो मार्केट में सबसे ऊपर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो दो प्रोडक्ट इतना उन्हें रिटर्न दे रहे हैं कि जिससे उनकी कंपनी सर्वाइव कर सकती है। ऐसे ही हम इन्वेस्टिंग में भी देखते हैं, हम अपने मनी कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो एवरेज रिटर्न देते हैं और कुछ एक के दो स्टॉक ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं। तो सिर्फ एक या दो स्टॉक से हमारी मनी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाती हैं। सो नेक्स्ट है चैप्टर 7, फ्रीडम। कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, गैम्बलिंग में या फिर कोई और चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे हमारी रातों की नींद भी चली जा रही है, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, हमको बस उसी की टेंशन हो रही है कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं गया, या ग्रो हुआ तो कितने से ग्रो हुआ, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या जो भी हुआ हम उसके बारे में बस सोच रहे हैं हर वक्त। और जो साइड वर्क से हम उसे भी नहीं कर पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, ना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो राइटर कहते हैं कि हमें ऐसी कोई भी स्टॉक्स में हमें ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी रातों की नींद ले ले, हमारा फ्रीडम ले जाए, वो हम उस चीज़ से बंध जाएं और उसी के बारे में बस सोचते रहें। हम पैसे कंट्रोल नहीं करते, पैसा हमें कंट्रोल करने लगता है। नेक्स्ट चैप्टर है 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। नो वन इज़ इम्प्रेस्ड विथ योर पोजिशंस एज मच एज यू आर। जब हम देखते हैं कोई कार ड्राइव कर रहा होता है अच्छी सी, तो क्या हम ये सोचते हैं कि वाह वो लड़का कितना कूल है, इतनी प्यारी कार ड्राइव कर रहा है? नहीं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि काश वो कार मेरे पास भी होती तो लोगों को लगेगा कि मैं बहुत कूल हूँ अगर वो कार मेरे पास रहेगी तो। सबकॉन्शियस इज आर नॉट, दिस इज़ हाउ पीपल थिंक। लोग ऐसे ही सोचते हैं, लोग ये नहीं सोचते कि वो लड़का कितना अच्छा है जो कार ड्राइव कर रहा है, लोग ये सोचते हैं कि वाह वो कार कितनी अच्छी है। वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं, आपके बारे में नहीं। सो राइटर कहते हैं हमें रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी दे के मिलती है, ना कि महंगे कार या फिर महंगे घर लेने से नहीं मिलती हमें ये रिस्पेक्ट। हम लोगों से compete करेंगे, कंपटीशन करेंगे सबसे, तो फिर हमें अपना एक कंपटीटर समझेंगे, ना कि हमें रिस्पेक्ट देंगे। चैप्टर 9, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो लोग पैसे खर्च करते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पैसे को गंवाने का। अगर आपको अपने पैसे को गंवाना है तो अब आप अपने पैसे लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर सकते हैं। वेल्थ को जो देखते हैं उससे जज करते हैं कि जिस के पास बहुत सारे गाड़ी हैं, बहुत सारे बंगला हैं, फ्लैट्स हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और जिसके पास हम देखते हैं कुछ नहीं है वो गरीब है, हम सोचते हैं वो पुअर है, एंड जो है जिसके पास ढेर सारी है वो रिच है। बट राइटर कहते हैं इसका उल्टा होता है। हम जैसे देखते हैं कि जो लोग बस लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हो सकता है उतने वो वेल्दी ना हो। रिच और वेल्दी में डिफरेंस ये है जैसे एक्सरसाइज और डाइट में डिफरेंस होता है। जैसे एक्सरसाइज है रिच, हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर उसे ट्रीट देने के लिए हम उसके बदले मील खा लेते हैं, जितना हम एक्सरसाइज किए वो बराबर हो जाता है, फिर कोई मतलब उसका होता नहीं, क्योंकि हमने जितना कैलोरीज बर्न किया फिर उतना हमने और एडअप कर लिया। वेल्थ का मतलब होता है उस ट्रीट मील का सेक्रीफाइस करना और अपने कैलोरीज को बर्न करना, जितना भी हमें बर्न करना है।
सो यही डिफरेंस है वेल्दी में और रिच पर्सन में। वेल्दी वो होते हैं जो अपने पैसे को सेव करते हैं, बस लोगों को दिखाने के लिए नहीं खर्च करते, बस अपनी ज़रूरतों पे वो खर्च करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 10, सेव मनी। द ओनली फैक्टर यू कैन कंट्रोल जनरेट्स वन ऑफ द ओनली थिंग दैट मैटर्स हाउ वंडरफुल। राइटर लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। फर्स्ट है दोज हु सेव, सेकेंड है दोज हु डोंट थिंक दे कैन सेव, एंड थर्ड है दोज हु डोंट थिंक दे नीड टू सेव। अब जो सेव करते हैं उनको तो ठीक है, अब जिन्हें लगता है कि वो सेव नहीं कर सकते, राइटर कहते हैं कि वो गलत हैं। सेविंग हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। जिनकी इनकम कम होती है वो भी सेव कर सकते हैं, और जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो भी सेव कर लेते हैं। सेविंग से और हमारे इनकम का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोग की इनकम बहुत होती है बट फिर भी वो नहीं सेव कर पाते, अपने पैसे सारे डिज़ायर्स के पीछे ही खर्च कर देते हैं। और कुछ लोग की इनकम कम होती है फिर भी वो कुछ अमाउंट अपना सेव कर ही लेते हैं। सेविंग इज़ द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। सेविंग हमारे ईगो और हमारे इनकम के बीच में जो गैप होता है वो है, जो अपने ईगो को के लिए खर्च ना करके सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए खर्च करते हैं, वो होती है सेविंग। डॉक्टर कहते हैं यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीज़न टू सेव। हमें अपने पैसे सिर्फ सेव कर लेना चाहिए। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। हमने कोविड देख ही लिया है, उसमें बहुत लोग की इनकम आनी बंद हो गई थी, तो सिर्फ अपने सेविंग के भरोसे सबकी लाइफ चल रही थी, सबके नीड्स पूरे हो रहे थे सिर्फ सेविंग से। उनके जो तो सेव किए थे उनके लिए तो ठीक था, वो लोग मैनेज कर लिए, बट जो सेव नहीं किए थे उन्हें बहुत दिक्कतें आई। सो हमें सेव करने के लिए कोई पार्टिकुलर रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी सेव कर सकते हैं अपने मनी को। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि कोई भी चीज़ आ जाए हमारे लाइफ में, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम उसे फेस कर सकते हैं फाइनेंशियली। चैप्टर 11 है रीजनेबल इज़ बेटर दैन रेशनल। एमिंग टू बी मोस्टली रीजनेबल वर्क्स बेटर दैन ट्राइंग टू बी कोल्डली रैशनल। राइटर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार रेशनल होके ही सोचें कि जो लोग कर रहे हैं या फिर जो हमें कहा जा रहा है करने के लिए वही हम करें। नहीं, हम रीजनेबल होके भी सोचेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हम एक पर्सन ही तो हैं, हम इमोशनल पर्सन हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, तो हमें जहाँ सही लग रहा है, जहाँ हम सेफ फील कर रहे हैं, और हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारे अंदर पेशेंस भी रहेगा फिर उसके लिए, और हम उससे लंबे वक्त तक जुड़े भी रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम बस लोगों के कहने पे कोई चीज़ कर देंगे रेशनल होके तो फिर हम क्या करेंगे, हमें भरोसा नहीं रहेगा उस पर। बट अगर हम कोई चीज़ खुद से कर रहे हैं, हमें भरोसा भी रहेगा, तो हम उस पर जुड़े रहेंगे हमेशा। चैप्टर 12 A surprise. History is the study of change, ironically used as a map of the future. राइटर कहते हैं कि हम हिस्ट्री को एज अ गाइड लेते हैं कि हमारे फ्यूचर में रिटर्न्स कैसे आएंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम हिस्ट्री में कुछ और चीज़ें हुई थी, कुछ और इंसिडेंट्स हुए थे, तो उसके जो रिटर्न्स थे उस बेस पे आए थे, और हमारे फ्यूचर में कुछ और इंसिडेंट्स होंगे तो उसके भी रिटर्न्स उसी के बेस पे आएंगे, और स्टॉक मार्केट फ्यूचर में अलग रिस्पॉन्ड करेगा। तो अपने रिटर्न्स हिस्ट्री पे देख के नहीं लगा सकते, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जब आया था तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले भी ग्रेट डिप्रेशन आया होगा तो लोग को उसको देख के अंदाज़ा लगा लिए होंगे, नहीं। हाँ, हिस्ट्री ऑफ मनी हम इसलिए देख सकते हैं कि लोग कब ग्रेडी होते थे, कब फियरफुल होते थे, एंड लोग स्ट्रेस में कैसा बिहेव करते थे, इसलिए हम देख सकते हैं हिस्ट्री को। बट इसलिए देखना कि हमारे रिटर्न्स कैसे होंगे, ये गलत है। सो द करेक्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम सरप्राइजेज इज़ दैट द वर्ड इज़ सरप्राइजिंग। हम बस सरप्राइजेज से यही सीख सकते हैं कि जो वर्ड है, जो हमारा फ्यूचर है, वो सरप्राइजिंग ही रहेगा। हम नई नई चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज़ प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। हम ऐसे वर्ड में रहते हैं, ज़रूरी नहीं जो हम प्लान्स किए वैसे ही हर चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने प्लान नहीं की होती और वो हो जाती हैं। तो उसके लिए अगर हम पैसे सेव किए रहेंगे, हमारी सेविंग्स रहेंगी, तो फिर हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियली, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है 14, यू विल चेंज। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल गोल्स एंड डिज़ायर चेंजेस ओवर टाइम। चार्ली मुंगर कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज़ टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली। हमें कभी भी कंपाउंडिंग को अननेसेसरली इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर आवर डिज़ायर्स, कि आज मेरा ये मन कर रहा रहने का तो आज सेव हम पैसे नहीं करते हैं, रहन देते हैं, पहले वो कर लेते हैं जो मेरे डिज़ायर्स हैं। सो ये गलत है, क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए एटलीस्ट एक डिकेड या फिर कुछ साल तो चाहिए ही उसको ग्रो करने के लिए, ताकि कंपाउंडिंग अपना वंडर दिखाए हमें।
हमें अपने डिज़ायर के साथ कभी चेंज नहीं होना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, कंपाउंडिंग पे भरोसा रखना चाहिए। हम जो पैसे हमने डिसाइड किए हैं कि हम ये सेव करेंगे, हम उसे सेव करें, तो ही कंपाउंडिंग अपना वंडर दिखा पाएगा। नथिंग्स फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस आर अपीयर ऑन लेबल्स। क्यों बहुत से लोग होते हैं जो प्राइस ऑफ कार्स, हाउसेस, फूड एंड वेकेशंस के तो पे कर देते हैं, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता, बट अवॉइड करते हैं पे करना प्राइस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। मार्केट में पैसा लगाना उनको अपने लिए फ़ाइन लगता है। डिज्नीलैंड की एक टिकट की कॉस्ट है $100, लेकिन हम उस $100 दे के हम कई सारे अच्छे एक्सपीरियंस ले सकते हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है। और कई लोग कहे हैं कि वो वर्थ इट है $100 के, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता $100 पे करने के बाद। बट कुछ लोग का मानना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसकी। ऐसा नहीं कि हम $100 दे के ही सिर्फ फ़न कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नहीं, $10 में दे के हम कोई लोकल फेयर में भी जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट तो अपने घर पे भी रुक सकते हैं। हम जितना ही प्राइस पे करेंगे हमें उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा मार्केट के साथ भी है, जितने रिस्क रहेंगे उतना ही अच्छा हमें लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। हमें मार्केट को फ़ी की तरह देखना चाहिए कि बस हम उसके लिए फ़ी पे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, डिज्नीलैंड में अगर हम जाएंगे तो एक गारंटी ये है कि वहाँ हमेशा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे। कभी कभी हो सकता है वहाँ पे बारिश भी हो जाती है, तो ऐसे ही मार्केट के साथ भी है, हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस आपका मार्केट में रहे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मार्केट के रिटर्न डाउन भी हो जाते हैं, तो कभी कभी अप हो जाते हैं। हमें मार्केट वोलेटिलिटी को एज अ फ़ी देखना चाहिए, ना कि एज अ फ़ाइन, ताकि हमारा माइंडसेट बदले और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के गेन्स को देख पाएँ। नेक्स्ट चैप्टर 16 है यू एंड मी, बी वी आर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज़ फ्रॉम पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम देन यू आर। हमें फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे लोगों से नहीं लेनी चाहिए जो हमसे अलग फील्ड में हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ कोई डिफरेंट चीज़ों में है, वो डिफरेंट थिंग्स में काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। आप कुछ और काम कर रहे हैं तो वो कुछ और काम कर रहे हैं। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पैसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म साउंड लाइक सेल्स पिच, पैसिमिज्म साउंड लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। राइटर कहते हैं कि हमें मनी को लेके पैसिमिज्म होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म नहीं, क्योंकि अगर हम पैसिमिज्म रहेंगे तो हम सोचेंगे फ्यूचर ख़राब होगा, और फिर अगर हम ऐसा सोचेंगे और फ्यूचर ख़राब नहीं होता है तो हम सरप्राइज़ हो जाएंगे। फिर इनडायरेक्टली हम ये ऑप्टिमिज्म ही हो रहे हैं, हम सोच के चल रहे हैं कि ख़राब होगा और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, बट अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट चैप्टर है 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हम जितना चाहते हैं कोई चीज़ सच हो जाए, उतना हम ऐसी स्टोरी पे बिलीव कर लेते हैं कि हमें लगता है कि उसकी सच होने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ रही हैं, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कई लोगों ने ऐसा कहा था, ऐसा अब कोई वॉर नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वॉर था। बट फिर भी 21 ईयर्स के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए थे। अब लोग तो चाहते थे नहीं होगा, लोग ने प्रेडिक्ट भी किया था, फिर भी वो हुआ। इसीलिए राइटर कहते हैं कि लाइफ में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाती हैं। इसीलिए हमें रूम फॉर एरर बना के रखना चाहिए, स्पेशली फाइनेंस में। हमें रूम फॉर एरर अगर बना के रखेंगे तो एटलीस्ट अगर वो हमारे पास रहेगा तो हमारे लिए वो डेंजरस सिचुएशन नहीं आएगा। बट अगर हम रूम फॉर एरर भी नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर्स में हम जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमने सीखा है उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा है कि हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके डिसीज़न के बेस पे फाइनेंस में, क्योंकि सब लोग अपना डिसीज़न अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं और सबके डिसीजन में लक एंड रिस्क का भी रोल होता है, बिकॉज लक एंड रिस्क आर रियल एंड हार्ड टू आइडेंटिफाई। तो कभी कोई गलत है तो हमें उसको फॉरगिव कर देना चाहिए और उसको जज नहीं करना चाहिए। सेकेंड लेसन है लेस ईगो एंड मोर वेल्थ। जो हमारे ईगो और इनकम के बीच में गैप होता है वो होता है सेविंग। सो हमें सेव करके रखना चाहिए। हमें अपने मनी को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि हमें रातों को नींद आ जाए सही से। नेक्स्ट है, अगर हम एज अ इन्वेस्टर बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने टाइम हॉरिजन को इंक्रीज़ कर देना है, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इन्वेस्टिंग। इट मेक्स लिटिल थिंग्स ग्रो एंड बिग मिस्टेक फेड अवे। फिफ्थ है बिकम ओके विथ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग। अब कुछ चीज़ें अगर गलत भी हो रही हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाना है।
यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। हो सकता है हम आधे से ज़्यादा टाइम तक गलत ही हो, बट फिर भी हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे? अगर हमारा एक भी स्टॉक अच्छे से परफॉर्म कर गया तो हमारी किस्मत पूरी बदल सकती है। 6th है यूज़ मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। 7th है बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। हमें सबके साथ अच्छा रहना है, हेल्पिंग नेचर रखना है और दिखावा कम करना है। जितना हम दिखावा कम करेंगे उतने ही अपने मनी को सेव कर पाएंगे। 8th लेसन है सेव, जस्ट सेव, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीज़न टू सेव। 9th है डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड बी रेडी टू पे इट। फाइनेंस में अब कॉस्ट क्या है? अनसर्टेनिटी, डाउट एंड रिग्रेट। फाइनेंस वर्ड में यही सब कॉस्ट है और हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और उसको पे करना है। 10th है वर्शिप रूम फॉर एरर, और हमें रूम फॉर एरर बना के चलना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस में। 11th है अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। अब हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ऐसे नहीं लेना है कि फ्यूचर में जाके हम रिग्रेट करें। हमें डिसीजन ऐसे लेना है कि हमें अगर हम फ्यूचर में जाके अगर देखते हैं पास्ट में तो हमें पछतावा ना हो कोई। 12th है यू शुड लाइक रिस्क बिकॉज इट पेज ऑफ ओवर टाइम। हमें रिस्क से इतना डरना नहीं चाहिए, जितना हम रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट हमारा होगा। अब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें जो हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाए बाद में। हमें उतना रिस्क लेना है जितना हम मैनेज कर सकते हों। 13th है डिफाइन द गेम यू आर प्लेइंग एंड मेक श्योर योर एक्शन आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। 14th है रिस्पेक्ट द मेस। फाइनेंस वर्ड में कोई एग्जैक्ट रूल नहीं होता है क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं और डिफरेंट डिज़ायर होते हैं, तो उसी के बेस पे अपने डिसीजन लेते हैं और हमें उनको उनके डिसीजन के बेस पे जज नहीं करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए काम करे अपने मनी के साथ। चैप्टर 20 है कॉन्फेशन। राइटर यहाँ बताते हैं अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। वो कहते हैं अगर मुझे इन्वेस्टिंग को समराइज़ करना हो तो सारे इन्वेस्टर को ऐसे स्ट्रेटजी को पिक करनी चाहिए जो उनके लिए काम कर रहा है। राइटर ने कहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को पास्ट में कई बार चेंज कर चुके हैं और चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पे हमेशा वो काम करते रहेंगे। तो सबके लिए इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटजी डिफरेंट होता है और कोई भी अपने मनी के साथ क्रेजी नहीं होता है। नो वन इज़ क्रेजी। So guys, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel if you like the summary.